नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम और डीआरडीओ ने CBRN 8x8 वाहनों की टेस्टिंग शुरू की है। बता दें कि भारतीय सेना इनकी 39 यूनिटें खरीदेगी। जयपुर में हो सकता है 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स की डील। भारत आ चुके हैं फ्रांस की आर्मी के 95 जवान। आसमान में उड़ रहे हैं राफेल। 26 जनवरी को दिखाएंगे करतब। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 3 सालों में देश से नक्सलवाद बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बढ़ते पर डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ खबरें ये आ रही हैं कि डीआरडीओ का जो यूकैप प्रोग्राम है उस पर अब अनिश्चितताएं बन चुकी हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत का जो रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, जिसे कि यूकैप स्टेल्थ प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं। दरअसल डीआरडीओ ने कुछ साल पहले इस कार्यक्रम को यानी कि प्रोग्राम को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्थानांतरित कर दिया था, जिससे कि अब इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। ये कदम इसलिए भी उठाया गया था ताकि जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो TEDBF, तेजस MK2 और AMCA जैसे फाइटर जेट प्रोग्राम है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके, यानी कि उन पर अतिरिक्त प्रेशर ना बन सके। इसके अलावा डीआरडीओ ये भी चाहता था कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके इस स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड प्रोग्राम में। और पहली बार दोस्तों इस UCV प्रोग्राम के संस्थापक परियोजना निदेशक बीजू ने हालिया संघर्षों का हवाला देते हुए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तहत इसके फ्यूचर के बारे में चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है वे तापस मेल UAV प्रोग्राम की जो टेक्नोलॉजी जरूरतें हैं उसे पूरा करने में विफल रहे, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। जो यूकैप प्रोग्राम है उसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के हाथों देना कहीं न कहीं इनकी क्षमताओं पर एक बड़ा सवाल उठाता है। अब भारत के यूकैप प्रोग्राम का जो भविष्य है वो अनिश्चित बना हुआ है, यानी कि बात साफ हो जाती है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से ये जो यूकैप प्रोग्राम था उसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को जो स्थानांतरित किया गया था उसे देखते हुए ये टेंशन बनी हुई है, क्योंकि जैसे कि बताया गया है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट तापस मेल UAV प्रोग्राम के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी है उसे भी पूरा करने में असफल रही है। ऐसे में उनके हाथों में एक बार फिर से इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को देना वाकई में एक चिंता की बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। महिंद्रा डीआरडीओ ने अब भारत को रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल खतरों से बचाने के लिए व्हील्ड CBRN का अनावरण किया है और ये अत्याधुनिक पहिएदार CBRN 8x8 वाहन सेना में शामिल किए गए हैं, जिनका कठोर परीक्षण चल रहा है। और ये वाहन अलग अलग तरीके के मिशंस जैसे कि रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल खतरों का पता लगाने, उन्हें पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार किए गए हैं और ये भविष्य में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। व्हील्ड CBRN 8x8 एक दुर्जय वाहन है जिसमें एक शक्तिशाली 600 हॉर्स पावर का इंजन लगा है और इसका जो 8x8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन है वो इसे कठिन इलाकों में नेविगेट करने के लिए सक्षम बनाता है। साथ ही इसके मजबूत चेसिस में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का एक सेट भी है, जिससे कि ये जो CBRN वाहन है वो टोही और शमन के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनता है। बता दें कि ये जो वाहन है वो जर्मन फ्यूज और अमेरिकन स्ट्राइकर जैसे अपने समकालीन वाहनों की तुलना में एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि इसका एक शक्तिशाली इंजन है, व्यापक सेंसर सूट है। इसके अलावा उन्नत सुरक्षा प्रणालियां इसमें लगाई गई है और भारतीय सेना इस 8x8 CBRN के 49 यूनिट्स खरीदना चाहती है। इसे दोस्तों आप अगर भारत का स्वदेशी चमत्कार कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसे भारतीय सेना के हिसाब से डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत के प्रेशर के बाद श्रीलंका ने चाइना के जो जासूसी जहाज हैं उन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। लेकिन हम तो ये बात भूल ही गए थे कि मालदीव में भी अब चाइना के समर्थन वाली सरकार बन चुकी है। ऐसे में गेंद यहाँ पर चाइना के पाले में आ गई है। अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि एक और जहाज जियांग यांग होंग 03 जो कि 4813 टन का एक रिसर्च वेसल है और ये उन्नत सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों से लैस है, ये फरवरी की शुरुआत में मालदीव में डॉक किया जाएगा। और भारत, श्रीलंका हो या मालदीव, इन दोनों को अब काफी सीरियस लेता है। इसीलिए चीनी गतिविधियों पर भारत बारीकी से नजर रखता है। भारत जानता है कि हमारे आसपास के क्षेत्र में चाइना के जो रिसर्च वेसल्स हैं वो काफी एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल चाइना भारतीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रतिष्ठानों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही करेगा। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि मालदीव तो बिल्कुल भारत विरोधी हो चुका है। ऐसे में क्या किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आकाश नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में अभी कुछ बातें सामने आई हैं और इसे लेकर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो काफी बातें कह रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भले ही डीआरडीओ ने
अपनी ब्रोशर्स में इसकी रेंज 30 किलोमीटर बताई हो, लेकिन आकाश एनजी जो कि एक मजबूत पंच पैक है, इसकी रेंज संभावित रूप से 80 किलोमीटर तक हो सकती है। दरअसल आकाश एनजी बराक 8 की तुलना में बड़े रॉकेट मोटर्स इसमें लगाए गए हैं, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। ऐसे में जो पुरानी आकाश MKI है, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, उससे इसकी रेंज 30 किलोमीटर और अधिक हो सकती है। ये जो इसकी रेंज को लेकर जो बहस हो रही है, उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं आकाश एनजी के बारे में, या विशेषताएं आप कहिए, जैसे कि 360 डिग्री कवरेज के साथ एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है, जिसे कि इसे एक वर्सेटाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर बात साफ हो जाती है कि आकाश एनजी की जो वास्तविक क्षमताएं हैं, उसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। भले ही DRDO इसकी आधिकारिक सीमा 30 किलोमीटर कह रहा है, लेकिन आगे के परीक्षणों में इसके ठोस सबूत हमें मिल सकते हैं। आकाश एनजी भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक महत्वपूर्ण कदम का भी प्रतिनिधित्व करता है, और इस मिसाइल के भविष्य के प्रदर्शन पर हमारे जो सहयोगी देश हैं, इसके अलावा जो विरोधी देश हैं, दोनों ही इस पर बराबर रूप से नजर रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जोशीमठ ठाक से BRO की ओर से निर्मित 35 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें कि 7 राज्यों की 6 सड़कें और 29 ब्रिज भी शामिल किए गए हैं। इस पूरी परियोजना की लागत करीबन 670 करोड़ रुपए है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, उसमें उत्तराखंड में 3 ब्रिज, जम्मू कश्मीर में 1 सड़क और 10 ब्रिज, 3 सड़कें लद्दाख में और 6 ब्रिज। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 1 ब्रिज, सिक्किम में 2 सड़कें, अरुणाचल प्रदेश में 8 ब्रिज और मिजोरम में 1 ब्रिज शामिल है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई दुश्मन है, इसका पता लगाने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल ने कहा कि चाइना 20 J-20 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है और 2027 तक वो इनकी संख्या को 400 तक कर देगा। वहीं पाकिस्तान भी ट्रैक पर है, जो कि J-31 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को 2029 तक शामिल कर लेगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत को राफेल F4 वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसे आगे सुपर राफेल F5 स्टैंडर्ड में बदला जाएगा, और फ्रांस ने सुपर राफेल F5 पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका जो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट था, उसमें देरी हो रही है। हाल ही में कुछ खबरें सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि राफेल F5 को 2027 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी फ्रांस की एयरफोर्स को। F5 दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट, फ्यूचरिस्टिक सरफेस अटैक एंड एंटी शिप मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन RBE-2XG रडार, स्पेशलाइज्ड म्यूनिशंस और ड्रोन्स भी इसके साथ इंटीग्रेट होंगे, जो कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक रोल्स में भूमिका निभाएंगे। हो सकता है शायद भारत राफेल F4 वेरिएंट के लिए रुका हो, क्योंकि इसे ही अपग्रेड किया जा सकता है सुपर राफेल F5 वेरिएंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण सौदों पर मोहर लग सकती है। फ्रांस और भारत अब 26 राफेल विमानों की डील और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की जो खरीद है, उसे लेकर बात फाइनल कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में फ्रांस रक्षा के क्षेत्र में भारत का काफी करीबी साझेदार बना है। इसके अलावा दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच अब लॉजिस्टिक्स को लेकर भी नए समझौते हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, उनका निर्माण भारत में होना है, और दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत गार्डन रीच शिप बिल्डर और फ्रांस की नेवल ग्रुप भारत में इनका निर्माण करेंगे, और साथ ही इन्हें दूसरे देशों को भी बेच सकेंगे। और ये मेक इन इंडिया के तहत काफी महत्वपूर्ण समझौता है। इसके अलावा जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए भी फ्रांस से जो रिएक्टरों की आपूर्ति है, जो कि लंबित पड़ी हुई है, उस पर भी चर्चा हो सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, क्या पाकिस्तान के पास वाकई में एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई है, जिससे कि वाकई में जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक टेंशन हो गई है। पाकिस्तान लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल को शामिल करके अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ा दिया है। ये दावा कितना सच है और कितना झूठ है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पाकिस्तान तो खुद कर्ज से जूझ रहा है, ऐसे में उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे आ सकती है। लेकिन जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है, क्योंकि आज के ज़माने की बैलिस्टिक मिसाइलें भी उड़ान के दौरान किसी न किसी पॉइंट पर हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त कर लेती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों में बेहद हाई पावर एयर ब्रीथिंग इंजन लगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। रशिया और चाइना के पास तो हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। पाकिस्तान की वायुसेना दावा कर रही है कि उनके पास मैक 5 की गति तक उड़ान भरने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइना ने इन्हें
कुछ मिसाइलें दी हों, जिसमें कि CM400 AKG जिसे कि YJ-12 कहा जाता है, वो पाकिस्तान को सप्लाई की गई हैं, जिसे कि पाकिस्तान ने अपने JF थंडर जेट्स के लिए 5 साल पहले ही खरीदा था। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो इन सब दावों के विपरीत भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जब एक लड़ाकू विमान से लॉन्च की जाती है तो वो अपनी पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक स्पीड को बनाए रखती है, जिसमें कि जो प्रतिक्रिया समय है वो काफी कम हो जाता है और वास्तविक खतरा यानी कि रियल थ्रेट पैदा होता है। इसके अलावा भारत की हवा से लॉन्च की जाने वाली रुद्रम 2 और रुद्रम 2A और 3 मिसाइलें अपने टर्मिनल फेज के दौरान मैक 5.5 तक पहुंच सकती हैं। इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स का ये जो हाइपरसोनिक वाला भूत है वो झूठ है, जब तक कि ठोस सबूत सामने नहीं आते। लेकिन दोस्तों, दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इथियोपिया की वायुसेना ने हाल ही में 2 सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जिससे कि उनकी सैन्य ताकत में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये विमान पुराने हैं, इसीलिए इनके बारे में एक चिंता जरूर हो सकती है। वहीं अफ्रीका के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि दोनों Su-30K के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जो कि मूल रूप से भारतीय वायुसेना के लिए बनाए गए थे। इनका जो शुरुआती मॉडल है वो Su-30 को 2007 में रूस को वापस भेज दिया गया, क्योंकि भारतीय वायुसेना अधिक उन्नत सुखोई 30 MKI में अपग्रेड किया था। भारत और रशिया के बीच बातचीत के बाद 12 जो पूर्व भारतीय यानी कि एक्स इंडियन Su-30K थे उनको अंगोलन वायुसेना में शामिल किया गया। हालांकि इनमें से 6 विमान कई सालों तक बिना बिके रहे, जिससे रूस के लिए एक उपयुक्त खरीदार ढूंढना एक चुनौती बन गया था। लेकिन अब इथियोपिया की वायुसेना ने इन विरासत में पड़े विमानों को हासिल करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अफ्रीकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि Su-30K जेट Su-30 MKI की तुलना में एक पुराना संस्करण है और ये Su-30 MKI से काफी पीछे है, क्योंकि इसमें पुराने जमाने का N001 रडार लगा है, एनालॉग कॉकपिट है, पुअर एयर टू लैंड कैपेबिलिटीज है, इनएक्यूरेट नेविगेशन सिस्टम है, कैनार्ड्स नहीं है। हालांकि Su-30 MK/K फाइटर जेट की जो सीमाएं हैं वो सीमित हो सकती हैं, लेकिन इथियोपियाई वायुसेना के लिए यह उनकी हवाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उनका निर्णय है, क्योंकि पुराने विमानों की खरीद बजट की कमी वाले देशों के लिए एक किफायती विकल्प प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी एयर पावर और प्रतिरोध का एक निश्चित स्तर बनाए रखने की अनुमति मिल जाती है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।